अभ्यर्थी काफी परेशान चल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, कुछ लोगों का मानना है कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगा और इसी आधार में पूरी वैकेंसी लगी हुई है और समझ सकते हैं कि उनका क्या पीड़ा हो रहा होगा। अभी हम लोग हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती सर के साथ हैं और शिवनंदन सर अभी शिक्षक बहाली को लेकर कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं ये हम नहीं बताएंगे, शिवनंदन सर के मुंह से ही सुनेंगे कि बड़ा खुलासा जो है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य जो है अधर में लटकते नजर आ रहा है सर। 4-5 साल से प्रोटेस्ट भी कर रहे थे छात्र, 4 से 5 पर लाठीचार्ज भी हुआ उन लोगों पर। अब जब वैकेंसी की परीक्षा नजदीक आ गई है, 5-10 दिन परीक्षा के बचे हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है। उसके बाद काफी लोगों का मानना है कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा सर इसमें, निचोड़ बताइए सर। देखिए, सवाल ये है कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा और मैं जजमेंट जानता हूँ। लगता है कि बीएड वाले की तरफ से नहीं, तो बीएड वाले और इंजीनियरिंग वाले की मैं मेरे यहाँ कह देने से कुछ नहीं होगा। जो जजमेंट है उसका मैं अवलोकन करके कह रहा हूँ। तो अब इसमें 2-3 बातें, बहुत सारे लोगों को ये मन में ये है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब का मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे वो इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि एग्ज़ाम अपने समय पर ही लिया जाएगा और ये जो निर्णय है वो पूर्व के निर्णय वाले एग्ज़ाम पर लागू नहीं होता है और ये तो अभी ले रहे हैं, बाद वाले एग्ज़ाम पर तो इस सब का कोई असर नहीं। हाँ, तो मैंने बहुत सारे की एग्जाम रोकने के मूड में नहीं और उन्होंने रीजन दिया कि ये जजमेंट का वो 4 लेन में बहुत चीज़ का है। उनका ये पहला जजमेंट वो बिल का मतलब था कि डिस्क्वालिफिकेशन और एग्ज़ाम को ऑन टाइम लेना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिस्क्वालिफिकेशन और एग्ज़ाम को टाइम पर लेना बोला कि अलग अलग चीज़ें, ये मत मानिए, उनके ऊपर। और फिर उन्होंने कहा कि ये जजमेंट पूर्व के वैकेंसी पर लागू नहीं होता, अब जो वैकेंसी आएगी उस पर लागू होता, उनके ऊपर। तो मुझे लगा कि इतने आप विश्वास से कर रहे हैं जजमेंट का अवलोकन किए और ये प्रेस्टिजियस पोस्ट पर है, तो मुझे हर बात को सत्य मानते हैं और होना भी चाहिए, इसमें कहीं कोई थोड़ा नहीं। लेकिन मुझे जब वो जजमेंट के ट्वीट के बाद सुना, मैंने सारे चीज़ों को अवलोकन किया, हिंदी में भी जजमेंट को मंगाया, मूल पिटीशन को मैंने सुप्रीम कोर्ट से मंगाया, एक एक चीज़ को क्या क्या। तो टोटल इसके आधार पर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जजमेंट को उन्होंने अवलोकन नहीं किए हैं और बिना अवलोकन छठे चरण पर भी लागू हो रहा है। पहली बात तो ये। अच्छा। और ये कहीं कोई दोहरा नहीं, छठे चरण में जो बीएड के अभ्यर्थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना सर, छठे चरण पे, छठे चरण का जो ये जो आदेश आया है वो छठे चरण के जो शिक्षक बन चुके हैं बीएड वाले, और जिनको वो इसमें 1 से 5वीं तक वो शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी भी नौकरी खतरे में आ गई इस जजमेंट के बाद। अच्छा। अब वो कैसे, वो मैं बता रहा हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है, एक एक चीज़ को मैं चाहूँगा कि आपके कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, थोड़ा बारीकी से दिखाइए। अभी जब मैं बोलूँगा तब दिखाइएगा। सबसे पहले वो चीज़ समझिए कि क्यों और एग्जाम का क्या इम्पैक्ट होगा, एक एक चीज़ बोले और होगा बहुत ही अच्छे ध्यान से देखिएगा और सर जो बता रहे हैं पूरा वीडियो सर का जरूर सुनिएगा, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया जो देते हैं दीजिएगा, क्योंकि सर 166 पेज का जो जजमेंट है 6वें चरण पे भी लागू होता है और सर ने काफी बारीकी से अध्ययन करके जो भी बोलेंगे सर निचोड़ बता रहे हैं पूरे वैकेंसी का, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। छठे चरण पर कैसे लागू होता है इसका सोच समझिए, एग्जाम क्यों नहीं होगा वो समझिए, यदि एग्ज़ाम ले लेते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा उन तमाम, और उन छात्रों का पैसा का क्या होगा जो छात्र यदि एग्ज़ाम देते हैं और उनका बाद में कहा जाता है कि वो अभ्यर्थी अयोग्य थे, तो फॉर्म भरने में जो 750 रुपया लिया गया परिषद से, तो उनके पैसे का क्या होगा, तमाम बिंदुओं पर हम बारीकी से एक एक चीज़ करके बता रहे हैं। पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी इसमें कि ये जो चेयरमैन साहब का कहना है कि ये मामले राजस्थान से रिलेटेड है, बिहार से कोई मामला नहीं था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो ऑर्डर आया है इसमें बिहार भी पार्टी थी और ऑर्डर सीट के पैराग्राफ 4 में स्पष्ट तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश का जिक्र है। और वो जिक्र क्यों है कि ये इस जजमेंट में सर, जजमेंट में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो पिटीशन सुना गया था, जजमेंट की कॉपी है हमारे पास, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समझिए कि बिहार का जो ये रीट पिटीशन, इसमें बहुत सारे रीट पिटीशन थे जिसको एक साथ क्लब अप करके सुना गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसमें राजस्थान से लेके बंगाल सारे तरह का था, उसमें बिहार भी था, सुना जाए तो उसमें सारी चीज़ें थी। तो अब इसमें जब आप देखेंगे बिहार का रीट पिटीशन नंबर 137/2022 था। इसको आप दिखाएंगे और उन्होंने जजमेंट में
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल दिस मैटर शैल बी हर्ड टुगेदर एनी स्टेप टेकन। देखिए 137/2022 जो है, अच्छा। आप 137/2022 के बारे में आप लोगों को आपको लगेगा 137 बटा की ये बिहार के संदर्भ में कैसे है, तो उसका प्रमाण आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉपी है। ये देखिए ये डायरी नंबर है, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, एक एक चीज को जो समझने वाले हैं सब। और 137 में रीट पिटीशन 137 है, और इसमें जो नाम है पिटिशनर का धनंजय वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, तो आपको लगेगा कि ये बिहार का कैसे हो गया। तो इसी में आगे जब चलेंगे तो आपको बहुत सारे पिटिशनर हैं। अब देखिए वर्सेस किस है, द यूनियन ऑफ इंडिया, द नेशनल काउंसिल फॉर जो टीचर वाला मैंने बताया, और देखिए डिप्टी सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसका, अब बिहार पटना, ठीक है। अच्छा। तो सारे ये डिप्टी ये जो सेक्रेटरी है कि बिहार पटना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिहार पटना, तो ये तमाम तरह का चीज जो मैं बता रहा हूँ, तो ये बिहार सरकार को भी पार्टी बनाई गई थी। अच्छा। इसके बाद कहीं यदि बीएड वाले इसका कहीं ये न लगे हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो बीएड वाले भी इसमें इंटरवेनर बने थे। राहुल कुमार है और सोनू कुमार, ये बीएड वाले हैं, तो बीएड वाले को भी अपने पक्ष को रखने का मौका मिला था। तो ये तमाम तरह का चीज, और ये छठे चरण के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, और छठे चरण में ही आदेश हो गया कि वो अयोग्य थे, तो छठे चरण को इस आदेश के आलोक में उसको हटाना बाध्य हो गया है। अच्छा। क्योंकि ये अवलोकन नहीं किया गया था बारीकी से चीजों को, और इसीलिए अब चाहे इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो जजमेंट का कॉपी आपको बताए, इसके अलावा आज जो है सो एक जजमेंट की कॉपी लेकर हमने जितने भी प्रत्याशी हैं, जो कि इसमें आप जान लीजिए कि बीएड और डीएलएड के जो कोर्स होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि मध्यम वर्गीय परिवार से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे करते हैं, ऐसे परिस्थिति में उनके लिए एक एक रुपये का महत्व होता है। तो उनको हमने कहा कि रीट पिटीशन पर फाइल करने से पहले आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, तो उनका रिसीविंग आज देखिए, आज के डेट में 14 तारीख के डेट में हमने प्रधान सचिव को शिक्षा विभाग में भिजवाया है, जिसका रिसीविंग ये है। अच्छा। ये भी चाहेंगे कि आप दिखाइए उनको। उसके अलावा जो है सो शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग को भी दिया गया है, जिसका रिसीविंग 14 तारीख को डेट में आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है सो निर्देशक प्राथमिक शिक्षक को भी हम लोगों ने दिया है, भिजवाया है, और ये मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर किया है प्रतिलिपि में। ये तमाम तरह का अपर मुख्य सचिव को भी दिया गया है, सारे का रिसीविंग आप दिखा सकते हैं। ऐसे में उन लोगों को जब ये बात का पता चला, उनको लगा कि बिहार के वैकेंसी पर ये लागू ही नहीं होता है। अब एक जो मुख्य प्रश्न था कि आप लोगों के दिमाग में ये जाएगा कि ये बिहार के संदर्भ में कैसे ये जजमेंट लागू होता है, तो जजमेंट का पैराग्राफ 5 में आप आएंगे। अच्छा। और जजमेंट के पैराग्राफ में आप दिखाइए, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जो माननीय यूपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, और उनको ये देखने की जरूरत है कि आप जब तो वो जजमेंट के आलोक में सारे बात को मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, तब वो निर्णय के लिए बहुत बारीकी से ले पाएंगे। इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जज साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा उन्होंने, आउट ऑफ 3 रीट पिटीशन बिफोर अस, 2 रीट पिटीशन नंबर 137/2022 एंड 881/2022 का जो मैंने जिक्र किया, ये 137 मैंने बता दिया कि बिहार के संदर्भ में है। और उसमें आर चैलेंज द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018, जो आपको छठे चरण की बात है, एंड द सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बाद में जो इस नोटिस के बाद में जो बिहार सरकार ने जो अपना नोटिफिकेशन दिया था छठे चरण का, गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड यूपी रिस्पेक्टिवली, कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूड बीएड के बारे में, एंड चैलेंजिंग द नोटिफिकेशन डेटेड इतना। तो ये जो कह रहे हैं कि जजमेंट में इस बिहार के जजमेंट का जिक्र नहीं है, वो कहना अपने आप में कितना गलत था, वो देख लीजिए। इसके बाद और 6वें चरण से ही लागू होता है, तो 7वें चरण में तो कोई सवाल ही नहीं होता है। उसके बाद इन्होंने जजमेंट का, मैं वो पार्ट आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, जिसमें ये कहा गया कि ये जो जजमेंट आएगा वो सभी पर लागू होगा, सभी रीट पिटीशन के आलोक में। और बहुत सारे रीट पिटीशन थे इसमें, जिसको लोग आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप दिखाना चाहें तो दिखाइए। देखिए एक इधर दिखाइए आप, सिविल रीट एप्लीकेशन 50/68/2023 का है, ठीक है, जो इसमें लागू होता है। सब जितना ये देख रहे हैं सब अलग अलग रीट पिटीशन है। इसी प्रकार आप पढ़ते जाएंगे, सब ये अलग अलग है, जो हर अलग अलग स्टेट के बारे में है। तो बिहार के संबंध में सिविल रीट पिटीशन नंबर 137/2022 ये बिहार से संबंधित था, इसीलिए जजमेंट के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल
बताया। तो अब कहीं कोई ये दुविधा नहीं रह जाती कि बिहार के संदर्भ में ये लागू नहीं होता है। अब दूसरी और अहम बात जो लोगों की समझ में आना चाहिए कि ये जो जजमेंट है, यदि मान लीजिए अब समय पर वो एग्जाम 24 तारीख को इसी पर ले लेते हैं, क्योंकि वो उनको जजमेंट से हम लोगों ने अवेयर करा दिया। ऑन पेपर हो सकता था कि वो कहते कि जजमेंट से हम लोग अवेयर नहीं थे, अब हम लोगों ने रिटेन में उनको अवगत करा दिया, रिसीविंग हो गया। अब यदि वो समय पर ले लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना होगा। अच्छा, तो वो अवहेलना कब होगा? जब वो एग्जाम ले लेंगे तब। तो अब एग्जाम जब ले लेंगे तो 24 को तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा 25 को, क्योंकि 24 को जैसे ही आपने एग्जाम ले लिया, उससे पहले हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहेंगे कि अभी तो अवहेलना किया नहीं, एग्जाम तो लिया नहीं। तो हम लोगों को भी इंतजार करना है 24 का। अच्छा। 24 बीतेगा। और ये आपको और एक मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, इसी केस में 7वें चरण को भी चैलेंज किया गया है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और 28 की उनकी सुनवाई है। अच्छा, 28 को सुनवाई है। तो इधर से ये बातें की गई कि भाई 28 को जो सुनवाई है, तो हम लोग मेंशन करके देखते हैं कि एग्जाम लेने जा रही है। तो उन्होंने कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये हालांकि ऑन रिकॉर्ड बात नहीं, वहाँ पर जो बातें कम्युनिकेट हुई मेंशन रिजेक्ट करने से पहले किया हमने, तो उसमें यही कहा गया कि यदि वो एग्जाम ले लेते हैं तो मैं एग्जाम को रद्द करूंगा। अभी आप 28 को ये 28 से पहले क्यों सुनो? उनको जो करना है आपने अवगत करा दिया 28 को। तो अब दो सिचुएशन है, ऐसे में कहीं कोई दोहराई नहीं है कि बिहार सरकार को और ये जो बीपीएससी आयोग है, वो शिक्षा विभाग जो है, इनको अब देखिएगा, बहुत धैर्य रखिए छात्रों के लिए मैं बता रहा हूँ, खास करके डीएलएड वाले को, कि अब ये किसी भी परिस्थिति में बीएड वाले को अब 5वीं तक की कक्षा के लिए नहीं ले सकते हैं। और एक खतरे की घंटी है कि ये जो है सो जो 6ठे चरण में जो बीएड के शिक्षक हो गए हैं, कहीं ना कहीं इनके भी नौकरी पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। सर का साफ कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें लोग कह रहे थे कि बिहार का जिक्र नहीं है, लेकिन बिहार का भी उसमें जिक्र है, और बिहार का जिक्र 6ठवें चरण के वैकेंसी सही है। जो लोग कह रहे हैं कि बिहार ये जो वैकेंसी है, जिस तरह से बिहार शिक्षा विभाग ने और बीपीएससी ने जिस तरह से नोटिस दिया था उसी तरह होगा, तो ये गलत है। बिहार सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बिहार और उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है और 6ठवें चरण से ही जिक्र है। अच्छा सर, विद्यार्थियों के मन में कुछ सवाल है सर, मैं डाटा के साथ बात कर रहा हूँ ताकि अच्छा। कोई कंफ्यूजन नहीं, मैंने नोट्स बना रखा है। बहुत लोगों को लगेगा कि सर ये 28 को जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, आप साइट पर जाइए और उस साइट के माध्यम से रीट पिटीशन नंबर 661/23 है, जिसमें चैलेंज किया गया है 7वें चरण को, जिसको 28 तारीख की सुनवाई है। आप जाएंगे तो साइट पर आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर मैंने बता दिया, WP 661/23। अब एक बहुत ही जो डाटाबेस में बात कर रहा हूँ, अभी जो आप इसमें देखेंगे कि 750 रुपया जो है सो मैंने इसमें टोटल जो अभी सीट था शुल्क लिया गया था, तो उसमें अभी आप टोटल नंबर ऑफ जो देखेंगे तो आपको 4,90,000 जो है टोटल बीएड वाले जो हैं 4,90,000। ये इसमें से फिर आप देखेंगे कि ये जो टोटल नंबर जो अभी छात्र फॉर्म भरे हैं 5वीं कक्षा तक की बात मैं कर रहा हूँ, 7,50,000। अब इस 7,50,000 लोगों से टोटल कितना पैसा लिया गया? 750। उसको यदि आप जोड़ते हैं तो ये 36 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास आता है। अच्छा, तो 36 करोड़ यानी कि लगभग 37 करोड़ रुपया जो है जो उन छात्रों का गया, यदि एग्जाम आप कैंसिल करा देते तो उनको पैसा तो रिटर्न होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो कोई आदमी 700 रुपया ठीक है बड़े लोगों के लिए नहीं, लेकिन उस गरीब आदमी जो ट्यूशन पढ़ाता है 500 रुपया पूरा 1 महीना पढ़ाता है तो एगो बच्चा उसको 500 देता है, ऐसे तबके के लोगों का ये जो 37 करोड़ रुपया फंस गया उसका क्या होगा? तो इस पर भी हम लोग एक जनहित याचिका दायर करवा रहे हैं कि इस परिस्थिति में उन छात्रों का भी पैसा रिटर्न होना चाहिए। तो ये सब तमाम तरह का लॉ पॉइंट इसमें इन्वॉल्व है, और जो पूरा डाटाबेस मैंने आपको बता दिया। और 6ठे चरण की बहाली में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि 6ठे चरण की जो बहाली हुई थी, तो जब ये 6ठे चरण पे ही लागू हो गया तो 6ठे चरण में टोटल जो सीट थी 94,000 में से 43,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी। बिल्कुल सर। और उसमें से अब जो 36,000 के आसपास बच गया था,
तो 36,000 जो बच गया, तो छठे चरण के ही इस आदेश के मुताबिक जब निरस्त हो गया और वो 36,000 जो बच गया, तो उसको अब किस नियमावली से आप एग्जाम ले रहे हैं? इसी के माध्यम से। तो ये भी इनके लिए इस ऑर्डर के लाइट में भाई कि 36,000 को कैसे आप यूपीएससी के नए चरण के मुताबिक आप ले रहे हैं इसको? तो ये बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है। अब मूल बातें फिर से मैं उस पर एक संक्षिप्त में बात बताता हूँ जो ये वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी के बारे में बहुत लोग जानते हैं कि डीएलएड वाले कम पढ़ लिख कर ज़्यादा योग्य माने गए और बीएड वाले को कम माना जा रहा है। वो ऐसा क्यों? इसके लिए मैंने बता दिया कि वो जो कोर्स है डीएलएड का, वो डीएलएड के कोर्स में बच्चों को 5वीं कक्षा तक के बच्चों का पढ़ाने का जो शैली होता है, वो मान लीजिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से डांस करके, गाकर, इशारा करके पढ़ाने की जो तरीका होता है, वो केवल डीएलएड कोर्स में है। बीएड में जो है सो उससे ऊपर के बच्चे जो थोड़ा बहुत मैच्योर माइंड के उनके लिए है। तो यहाँ पर जो बताया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के अधिकार में केवल मुक्त शिक्षा की बात नहीं कही गई 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और गुणवत्तापूर्ण का मतलब शिक्षक गुणवान होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। तो एलिजिबल का मतलब केवल योग्य नहीं कि पीएचडी होल्डर को आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेज दीजिए, उस बच्चे को क्या सूट कर रहा है उस पर जरूरी है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि साइकिल का काम हवाई जहाज नहीं कर सकते। एरोप्लेन आसमान में जब आपको तीव्र गति से जाना है तो जाइएगा, धरती पर आइएगा तो आपको साइकिल ही काम करेगा। तो आसमान के लिए साइकिल सूट नहीं कर सकता है और धरती के लिए एरोप्लेन सूट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बीएड वाले जो है सो यहाँ डीएलएड वाले कोर्स में जितने चीजों का संग्रह किया गया उसके लिए सूट नहीं कर सकता है। हिंदी का भी चूंकि लोगों को कंफ्यूजन था, तो इंग्लिश का जो जजमेंट है ये इसके अलावा हमने हिंदी में भी उसको हाईलाइट कर दिया इसी पॉइंट को कि देखिए अधिनियम अर्थात अधिकार, इधर लाइए, अधिनियम अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो देना है बच्चों को न केवल निःशुल्क एवं अनिवार्य बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी शिक्षा। इस चीज को उन्होंने हाईलाइट करके बताया है। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हम एग्जाम यदि ले भी लेते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा। और ये 28 को सुनवाई है, तो यदि 24 को एग्जाम लेते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 28 को ही एग्जाम का निरस्त होने की। सर विद्यार्थियों के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, हम डायरेक्ट आपसे पूछना चाह रहे हैं, हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं। सर आप बीपीएससी द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, क्या ये परीक्षा होगी या नहीं? देखिए परीक्षा के रिगार्डिंग मेरा जो जितना प्रूडेंस कर रहा है, लास्ट मोमेंट पर परीक्षा का डेट कैंसिल होगा। हाँ लास्ट डेट पर। क्या ये लास्ट मोमेंट में मैं बता रहा हूँ, लास्ट मोमेंट में क्यों, उसके पीछे भी लॉजिक है। आप लॉजिक दे चुके हैं? नहीं, लॉजिक मैं दूसरा दे रहा हूँ। ये जजमेंट का अवलोकन जैसे मैं आपको व्याख्या करके बता रहा हूँ, तो शिक्षा विभाग के भी हैं और बिहार सरकार के पास जो सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं वो एडवोकेट जनरल होते हैं। बिल्कुल। और कहना नहीं चाहिए, एडवोकेट जनरल साहब का जब रिकमेंडेशन जाएगा पूरे अवलोकन के बाद, तब आपको पता चल जाएगा कि इस जजमेंट में क्या त्रुटि, चूंकि उनके तरफ से ये सही चीज गया नहीं है। तो लास्ट मोमेंट में भी एग्जाम, चूंकि वो अब ये पता चल जाएगा कि ये एग्जाम यदि उसके कंट्राविन लेते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना होगा। और आपको बता रहे कि इनके कोटेशन का उन्होंने जो कहा कि ये पूर्व के एग्जाम पे लागू नहीं होता है, तो इनके उस ट्वीट का भी वो सर्टिफिकेट वो प्रिंट आउट निकालकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइल में लगाने की तैयारी चल रही है। अच्छा। और वो मंगा लिया गया है, वो 28 में इस बात पर भी होगी जो बीपीएससी के चेयरमैन ट्वीट किए हैं, हाँ कि इसका ये लागू नहीं होता है, तो इससे ये इसको स्ट्रेटजी बनाकर कि वहाँ पर रोका जाए। तो इनके इस ट्वीट का भी कि ये आपके आदेश ये थे छठे चरण के लिए और 7वें चरण पर ये भी नहीं मान रहे हैं। और उनके जो ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया जा रहा है इनके द्वारा कि इसमें लागू थी। इनको वहाँ पर जो सारे चीज़ों को इनका प्रिंट आउट निकाल के अब वो लगाया जा रहा है। इसके बाद कंटेम्प्ट के मामले बनेंगे। एक सवाल और है सर, ये तो परीक्षा की बात हो गई, क्या ये पूरी वैकेंसी जिस तरह से नोटिफिकेशन बिहार सरकार दिया था उसी तरह से सुचारू रहेगा? नहीं, नोटिफिकेशन जो आया है इस आदेश के बाद, चूंकि छठे चरण के भी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, उस पर यह लागू हो गया, तो बाद के नोटिफिकेशन को स्वतः जो है सो कैंसिल होना स्वाभाविक है। अच्छा। तो उसमें बीएड वाले जो है सो छठे चरण तक के लिए जो है
सो एलिजिबल, सॉरी 5वें 1 to 5 तक के छात्रों के लिए एलिजिबल। मतलब इस वैकेंसी पर पूरी तरह से संकट मंडरा गया है, कहीं कोई दो नहीं, निरस्त हो सकती है निश्चित तौर। चलिए, तो सर का साफ मानना है कि ये वैकेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो 6वें चरण से ही लागू होता है, क्योंकि 7वें चरण में 1,71,461 पद है। तो इस वैकेंसी को या तो रिवाइज किया जाएगा या 1 to 5 से बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। सर का मानना है कि परीक्षा के नजदीकी समय में इस वैकेंसी पर जो भी अपडेट आएगा, मतलब निरस्त होगा या कैंसिल होगा, अंतिम चरण में देखने को मिल सकता है। अगर उसके बाद भी परीक्षा लेता है बिहार सरकार या अगर बीपीएससी कंडक्ट करती है परीक्षा, तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी और उसके बाद सर लोग रीट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। सर यही मान रहा है सर? बिल्कुल। बाकी अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? सर जिस तरह से इतना अच्छा से समझाए हैं